हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीटीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 1999 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, मतलब साल का जो पेपर है वो पढ़ने वाले हैं। उस समय ये पेपर 425 अंक का होता था और इसका जो टाइम रहता था 2 घंटे का समय रहता था। तो ये बहुत ही अच्छा पेपर था और शुरुआत लगता है इसी समय से हुई थी आयोग की। तो तब इन्होंने पेपर कराना शुरू किया था माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो पहला पेपर जो हुआ था जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का, जी हाँ, तो उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था वो था आपका इस तरीके का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। तो इस कथन को हम पढ़ेंगे। पहला है कि आपका प्रोटोकॉर्डेटा समुद्री होते हैं, और दूसरा है प्रोटोकॉर्डेटा केवल अलैंगिक जनन होता है, तीसरा है प्रोटोकॉर्डेटा में कंटिकाएं होती हैं, चौथा है परंतु पेशीय कोशिकाएं नहीं होती हैं, प्रोटोकॉर्डेटा स्वेच्छित जननियां होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रोटोकॉर्डेटा समुद्री होते हैं। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा है केचुए की आहार नाल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। तो केचुए की आहार नाल में एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं गिजर्ड कहते हैं, और गिजर्ड जो इसका होता है वो ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है। तो ब्लास्टोपोर से बनता है उत्सर्जन छिद्र। जी हाँ, ब्लास्टोपोर से उत्सर्जन छिद्र बनता है। इसके बाद केचुए में रक्त रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका आंसर पहला सही हो जाए। केचुए में रक्त रंजक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा केचुआ के शरीर को कभी भी हम कट करते हैं, ब्रेक करते हैं तो हमें लाल रंग दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि केचुए में जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उसका जो रंग है ब्लड का वो हमें लाल दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सांप विषैला नहीं है। तो आपको बता दें करैत वगैरह विषैला है, नाग भी विषैला है, कुर्सा यानी वाइपर भी विषैला है। जिसके बाद बचता है हमारा धामिन या ट्वाइस। तो ये एक ऐसा सांप है जो ब्राउन रंग का रहता है, 2 से 2.5 फीट में लंबा रहता है और ये चूहों को खाता है। तो ये क्या होता है, विषैला नहीं होता है, या बगीचों में तालाब के किनारे इस तरीके से देखने को मिल जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा धामिन या ट्वाइस। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा जंतु बायोल्यूमिनेसेंट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा जंतु बायोल्यूमिनेसेंट है। तो इसका हो जाएगा कटिल फिश। जी हाँ, कटिल फिश बायोल्यूमिनेसेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एस्कार्बिक एसिड होता है। तो एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कौन चलनी आहारक पक्षी है, फिल्टर फीडर पक्षी है। तो ये होता है आपका कीवी नहीं है, समुद्री शुतुरमुर्ग नहीं है, और कबूतर भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बतख। जी हाँ, चलनी आहारक पक्षी के रूप में हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बतख। जी हाँ, बतख जो आपका है, शुतुरमुर्ग नहीं होगा, सॉरी, बतख होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आएगा, ये रहा कि यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी। यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो तीव्रता अधिक होगी आनुवंशिक अपवहन की, आनुवंशिक अपवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम होता है स्पंजोशील। जी हाँ, स्पंजोशील पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम होता है स्पंजोशील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्तनधारियों की कर्ण की हड्डियां, स्तनधारियों की कर्ण की हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनी होती है। तो स्तनधारियों के कर्ण की हड्डी में क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट, हायोमैंडिबुलर ये पाई जाती हैं। इन तीनों अस्थियों से मध्य कर्ण की अस्थियां बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मिनीमाता महामारी जिसमें कई लोगों की जानें गई थी वो किसके कारण होती है। तो मिनीमाता महामारी जिसमें कई लोगों की जानें गई थी वो जल में HgCl2 के प्रदूषण के कारण, जल में जब हाइड्रो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये दूषित हो कह सकते हैं विषैला हो जाता है, और इसी के कारण कई लोगों की जानें गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। तो स्टेटोसिस्ट किस में पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है ओबेलिया में। जी हाँ, ओबेलिया में पाई जाती है स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह परिभाषा सही नहीं है। तो आपको बता दें कि जितने भी कीट होते हैं उनमें कीट में 2 जोड़ी 3 जोड़ी, हाँ सॉरी, कीट 2 जोड़ी
पंख होते हैं और 3 जोड़ी वक्षी पाद होते हैं। लेकिन मच्छर जो एक ऐसा है, मच्छर एक ऐसा कीट भी रखा जाएगा आर्थ्रोपोडा में इसको भी, लेकिन मच्छर एक ऐसा कीट है जिसमें होते हैं 3 जोड़ी पैर। जी हाँ, मच्छर में 3 जोड़ी तो पैर होते हैं, पाद होते हैं, ठीक है, 3 जोड़ी वक्षी पाद होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो 2 जोड़ी पंख वक्षी पाद होते हैं, किसमें पाई जाती हैं? मच्छर में 3 जोड़ी पैर और 1 जोड़ी वक्षी पाद पाई जाती हैं। इसीलिए इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा मच्छर। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं। स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं कोइनोसाइट्स। जी हाँ, कोइनोसाइट्स होती हैं, कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं स्पंज में, कोइनोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में हृदय की धड़कन दर होती है। तो मेढक में हृदय की धड़कन दर होती है 64 बार प्रति मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है सी क्यूकम्बर, समुद्री खीरा बोलते हैं हम लोग। ये संघ इकाइनोडर्मेटा का है जो पूर्ण रूप से समुद्री होता है। समुद्री खीरा संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है, ये पूर्ण रूप समुद्री होता है, समुद्री खीरा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्तनधारियों में यॉर्कशैक होता है। स्तनधारियों में यॉर्कशैक क्या होता है? तो स्तनधारियों में यॉर्कशैक एक पाचक संरचना होती है। जी हाँ, पाचक संरचना होती है। कौन द्विलिंगी है? एस्केरिस अलग अलग होते हैं मेल फीमेल। तिलचट्टा में भी मेल फीमेल अलग होते हैं, मच्छर में भी अलग होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जोंक। तो जोंक एक द्विलिंगी जंतु है, इसमें नर तथा मादा जंतु दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, मेंढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है? तो मेंढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को जोड़ती है कान से। जी हाँ, मेंढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को कान से जोड़ती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी कौन सी है? स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी कौन सी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्कैपुला। जी हाँ, स्कैपुला स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण नियंत्रित करती हैं। कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण कौन नियंत्रित करती हैं? कैल्शियम तथा प्रोटीन। कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण को नियंत्रित करती हैं कैल्शियम तथा प्रोटीन। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करती हैं कैल्शियम तथा प्रोटीन। मोनोकोंडाइलिक झिल्ली नुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है। मोनोकोंडाइलिक झिल्ली नुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कबूतर यानी पिजन में पाया जाता है। कबूतर यानी पिजन में पाया जाता है। इसके बाद मेढक में अग्रपाद की अंगुली अस्थि सूत्र, मेढक में अग्रपाद का जो अंगुली अस्थि सूत्र है वो आपका हो जाता है 0, 22, 33। इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा पहला। तो ये तो हो गया अग्रपाद का अंगुली अस्थि सूत्र। अगर पूछ लिया जाए पश्चपाद का अंगुली अस्थि सूत्र क्या होता है, तो मेढक में पश्चपाद का अंगुली अस्थि सूत्र जो होता है वो होता है 22, 343। जी हाँ, अग्रपाद पूछ चुका है तो आगे चल के पश्चपाद भी पूछ सकता है। मेढक के अग्रपाद का अंगुली अस्थि सूत्र है 0, 22, 33। पश्चपाद का अंगुली अस्थि सूत्र है 22, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगोट लार्वा। घरेलू लार्वा है, समझिए, घरेलू मक्खी के बच्चे बोल सकते हैं इसको। घरेलू मक्खी का लार्वा, घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है वो कहलाता है मैगट। क्या कहलाता है? मैगट कहलाता है। जी हाँ, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। इसके बाद है, जल चक्र में प्रमुख भूमिका होती है। जल चक्र में प्रमुख भूमिका होती है किस चीज की? जल चक्र में प्रमुख भूमिका होती है जल चक्र में प्रमुख भूमिका होती है जल पट्टिकाओं से बाष्पन। जी हाँ, जल पट्टिकाओं से जो बाष्पन होता है बहुत तीव्र गति से होता है, जल चक्र में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पार्श्व निलय के माध्यम से द्विक गुहा का संपर्क में रहती हैं। पार्श्व निलय के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहती हैं तो होते हैं मुनेरो रंध्र। जी हाँ, मुनेरो रंध्र जो होते हैं पार्श्व निलय के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं। मुनेरो रंध्र पार्श्व निलय के माध्यम से किसी संपर्क में रहते हैं? द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं। पार्श्व निलय के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं मुनेरो रंध्र। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान
किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? भारत पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक मंडल में आते हैं? तो ओरिएंटल, जी हाँ, ये आते हैं ओरिएंटल में। ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक परिमंडल के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोशिका भित्ति में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले वसा का प्रकार। कोशा भित्ति, ये इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो वसा होती है उसको फास्फोलिपिड कहते हैं। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। कोशिका भित्ति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का जो प्रकार है वो है फास्फोलिपिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा आवास जो उसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में है। ऐसा आवास जो उसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में है उसे बोलते हैं निकेत। निकेत या निके भी पढ़ सकते हैं इसको, NICHE। तो ऐसा आवास जो उसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में रहता है वो कहलाता है निके कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31, क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं एटलीस्ट। तो 31 में देखेंगे, भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है। भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था किसे कहते हैं? तो भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है ब्लास्टुला। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टुला। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होता है। एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है। कैसिनोजन पर, कैसिनोजन प्रोटीन जो होती है उस पर होती है रेनिन की क्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है, लिंग कोशिकाओं का संगलन कहलाता है। लिंग कोशिकाओं का, नर युग्मक मादा युग्मक, इनका संलयन क्या कहलाता है? तो लिंग कोशिकाओं का संलयन कहलाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसका हो जाएगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन है। ये है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग सम पारिस्थितिकी या सिनकोलॉजी। सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है। स्वचालित वाहन से उत्सर्जित होने वाला प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको CO भी लिखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्वचालित वाहन से उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद दूसरा है कि वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अभ्यूहन नहीं होता है, वह परिघटना स्वतंत्र अभ्यूहन नहीं होता है उसे बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज यानी सहलग्नता। वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अभ्यूहन नहीं होता है उसे लिंकेज या सहलग्नता बोलते हैं। क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। इसके बाद है लूसी तथा WT 1500 यानी WT 1500 और लूसी, ये क्या है? तो ये आपके हो जाएंगे कुत्ते वायुन के नाम नहीं, और पक्षियों स्तनियों के भी संयोजन तो नहीं। ये होमोनिड पूर्वज जो हैं, मनुष्य के जो पूर्वज होमोनिड पूर्वज, उनके जीवाश्म है। होमोनिड पूर्वजों के जीवाश्म है लूसी और WT 1500। लूसी और WT 1500 ये क्या हैं? ये हैं आपके लूसी तथा WT 1500 होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करती हैं? बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये क्या करती हैं? प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को घटा करके, प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को घटा करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एंजाइम और एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। फिर आगे वही क्वेश्चन, तो आपका ये हो जाएगा प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को घटाकर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये है आपका द्रव्य कला पर सुरक्षात्मक आवरण। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है द्रव्य कला पर सुरक्षात्मक आवरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है धमनिकाओं की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन है? रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है धमनिकाओं की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां।
नेक्स्ट है क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति प्रकार है। क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति प्रकार है। किस प्रकार वंशागति है? इसमें एक सुप्त जीन माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। एक सुप्त जीन माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। क्रिस क्रॉस वंशागति एक वंशागति का प्रकार है जिसमें एक सुप्त जीन एक पीढ़ी माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41। क्रिस क्रॉस वंशागति का प्रकार ये हो चुका है। एक सुप्त जीन माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि मलेरिया गैमेटोसाइट्स बनते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं। किसमें बनते हैं? तो ये बनते हैं ब्लड ऑफ मैन, यानी मनुष्य के रक्त में। ब्लड ऑफ मैन मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं ब्लड ऑफ मैन, मनुष्य के रक्त में। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, मनुष्य के रक्त में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सत्य क्या है? सत्य क्या है इनमें से? तो मछलियाँ सरीसृप और पक्षी समतापी हैं। मछलियाँ एम्फीबियन सरीसृप एमनियोटा कहलाती हैं। पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी हैं। तो इसका आंसर में हो जाएगा इसका फोर्थ, सरीसृप पक्षी और स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। सरीसृप पक्षी और स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। जी हाँ, सरीसृप पक्षी स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ कोशिकाओं में केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? यह बार बॉडी रूपांतरण है किसका? एक्स गुणसूत्र का। जी हाँ, कुछ कोशिकाओं में केंद्रकों में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी रूपांतरण है एक्स गुणसूत्र का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो इसका आंसर आप सबसे बन जाएगा। ये कुंचनशील किसमें पाई जाती है? अमीबा में भी पाई जाती है, और ये युगलीना में भी पाई जाती है, पैरामीशियम में भी पाई जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी में, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सही क्या है? गिल्सन कैप्सूल के संबंध गिल्सन कैप्सूल क्या है? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? गिल्सन कैप्सूल पाए जाते हैं स्तनी के जिगर में, यानी लीवर ऑफ मैमल्स। गिल्सन कैप्सूल पाए जाते हैं लीवर ऑफ मैमल्स में। लीवर ऑफ मैमल्स में गिल्सन कैप्सूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था पाई जाती है या होती है। मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? द्वितीयक जुवेनाइल अवस्था। इसको बोलते हैं सेकेंडरी जुवेनाइल। द्वितीयक जुवेनाइल या सेकेंडरी जुवेनाइल। द्वितीयक जुवेनाइल, सेकेंडरी जुवेनाइल। इफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस टू मैन इज। मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है सेकेंडरी जुवेनाइल अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। निम्न में से जीन्स का एक सेट केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के डीएनए में पाया जाता है। यह कौन सा सेट है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, सही है। निम्न में से जीन्स का एक सेट केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के डीएनए पाया जाता है। वह कौन सा सेट है जो दोनों के डीएनए पाया जाता है? तो वो है आपका XWOPQS। जी हाँ, ये जो सेट है ये केंद्रक के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए दोनों में पाया जाता है, XWOPQS। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग करेंगे आहार नाल के किस भाग में ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं? आहार नाल के किस भाग में ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं डिओडिनम में। किसमें पाई जाती हैं? डिओडिनम में। आहार नाल के किस भाग में ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं? ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं डिओडिनम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है? इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है कौन सी परजीवी में? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिस। जी हाँ, एस्केरिस में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कि अब आते हैं 51। ये पार्ट आपका है वनस्पति विज्ञान वाला पार्ट है, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। एम्फीबेसल सनबर्न बंडल
पाया जाता है। एम्फीबियस सनबर्न मंडल किसमें पाया जाता है? कुकुरबिटा में, ड्रेसिना। एम्फीबियस सनबर्न मंडल कुकुरबिटा में, ड्रेसिना में, एकाइरेंथस में, विग्नोनिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसिना। जी हाँ, ड्रेसिना में पाया जाता है एम्फीबियसल संवहन बंडल पाए जाते हैं। और ये एक और में पाया जाता है, यक्का बोलते हैं। यक्का कितने में और ड्रेसना कितने में पाया जाता है। इसके बाद वर्टिसिलिस्टर पुष्पक्रम पाया जाता है। वर्टिसिलिस्टर पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्टिसिलिस्टर पुष्पक्रम जो है वो पाया जाता है, इसको हम हिंदी में कूट चक्र पुष्पक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट चक्र। वर्टिसिलिस्टर या कूट चक्र पुष्पक्रम पाया जाता है लेबिएटी कुल में। जी हाँ, किसमें पाया जाता है? लेबिएटी कुल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। युक्त कापी पुंकेसर। युक्त कापी लिखा हुआ है, यदि इसका सही होना चाहिए युक्त कोशी होता है। युक्त कोशी पुंकेसर ये किसमें पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है कंपोजिटी। जी हाँ, युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है कंपोजिटी कुल में। इसके बाद है अगला है जाइगोमॉर्फिक पुष्प होता है। जाइगोमॉर्फिक पुष्प होता है किसमें होता है? जाइगोमॉर्फिक पुष्प होता है डेल्फिनियम में। जाइगोमॉर्फिक पुष्प होता है डेल्फिनियम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वह फल भित्ति जो ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें दो भित्तीय बीजांड हों से विकसित हो कहलाता है। वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्वि अंडपी अंडाशय जिसमें दो भित्तीय बीजांड हों उनमें पाया जाता है, वो है आपका सिलीगुआ लिखा हुआ है। सिलीगुआ नहीं है, इसका हो जाएगा आपका ये चल रहा था। वह फल भित्ति जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें दो भित्ति बीजांड हों से विकसित होता है वो कहलाता है आपका सिल्कुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्कुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एरंड के बीज, एरंड में बीज चूल है। एरंड में बीज चूल कैसा है? तो एरंड में बीज चूल है अध्यावरण का अन्नद्वारीय उदर्ध। एरंड में बीज चूल है अध्यावरण का अन्नद्वारीय उदर्ध। इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद जब तना तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं? तना जब हरित पर्णी अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक कारक व्युत्पन्न होती है किसका? व्यापारिक कारक व्युत्पन्न होती है फेलोजन से। व्यापारिक कारक उत्पन्न होती है फेलोजन से। फेलोजन से। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेलामेन स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। वेलामेन स्पंजी ऊतक किसमें पाए जाते हैं? तो वेलामेन स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं अधिपादपीय मूल में। वेलामेन स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं अधिपादपीय मूल में। इसको एपिफाइटिक रूट कहा जाता है। एपिफाइटिक रूट। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेंथम और होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण। बेंथम और होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण कहलाता है प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल बने होते हैं किससे बने होते हैं? तो इसमें जो आपको बता दें, वैसे तो इसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर से बने होते हैं और यहाँ कोई आंसर दिया नहीं गया। इसका होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर से। इस हिसाब से अब ये आंसर जो भी लगा, लेकिन इसका एक कोई भी आंसर सही नहीं है ये कह सकते हैं। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम स्टार लगा देते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है ये कोई नहीं बताएगा, अभी गलत है इसका कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पौधे के भ्रूण कोश में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बाह्यदल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? किसी पौधे के भ्रूण कोश में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बाह्यदल में गुणसूत्रों की संख्या। जी हाँ, आप बता दें आपको कि पौधे के भ्रूण पोष में 24 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वो रहती है 3n रहती है। कितनी रहती है? 3n। यदि 3n बराबर 24 दिया गया है तब क्या पूछा गया है? इस पौधे की बाह्यदल में। तो बाह्यदल में बाह्यदल पुंज जो होती हैं उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है इसमें रहती बाह्यदल पुंज में रहती है 2n गुणसूत्र रहते हैं। तो रहती है
तो बाह्य पुंज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? बाह्य पुंज में गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाएगी वो 2n इक्वल टू 16 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। जी हाँ, फास्फोग्लिसरिक एसिड प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसके बाद अगला आता है प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की यथातथ प्रभावी तरंग दैर्ध्य है। तो यथातथ प्रभावी तरंग दैर्ध्य है रेड लाल। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की यथातथ प्रभावी तरंग दैर्ध्य है लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वेदिका मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। कहाँ पर? तो ये होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि बोने से पूर्व कम तापीय बीजों की अभिक्रिया कहलाती है। बोने से पूर्व कम तापीय बीजों की जो अभिक्रिया है वो कहलाती है बसंतीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बसंतीकरण कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि उनमें होते हैं जल अपघटनी एंजाइम होते हैं उनमें, इसलिए लाइसोजाइम को सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके बाद है कि स्टोमेटिय नियमन में निम्न धातु का आयन प्रयुक्त होता है। स्टोमेटिय नियमन में कौन सा धातु आयन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है। किसकी संरचना है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है गुणसूत्रीय युग्म की संरचना। गुणसूत्रीय युग्म सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गुणसूत्रीय युग्म। गुणसूत्रीय युग्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्रेंज शरीर मिलता है किसमें मिलता है? क्रेंज शरीर मिलता है C1 पौधों में। क्रेंज शरीर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है गुदर पौधों में, C3 पौधों में, C1 तीसरा जो लिखा है C1 यहाँ C1 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए C4 पौधों में। जी हाँ, तो इसका आंसर होता है C4 पौधों में। इस हिसाब से तीसरा आंसर हो जाएगा, ये मिसप्रिंट होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना क्या कहलाती है? एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना कहलाती है प्रभाविता। क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीव एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रियाओं को कहते हैं। जीव एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जीव एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रियाओं को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रियाओं को कहते हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका हो जाएगा आपका निम्न श्रृंखला बनाते हैं। तो इसको जब पौधों को खाने वाले शाकाहारी से खाने वाले मांसाहारी बनाते हैं भोजन श्रृंखला। क्या बनाते हैं? भोजन श्रृंखला बनाते हैं। भोजन श्रृंखला बनाते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा इसका भोजन श्रृंखला बनाते हैं। तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा अगला हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ, इसका आंसर होता है हाइड्रोफोबिया इसके स्थान पर। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो ये आपका उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा?
हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है वायरस यानी विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में पाए जाते हैं। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। इसके बाद है 78 कैप सेल्स। कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स किस में पाए जाते हैं? तो कैप सेल्स पाए जाते हैं ओडोगोनियम में। जी हाँ, ओइडोगोनियम बोलते हैं इसको हम लोग। तो ओडोगोनियम में कैप सेल्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो द्वारा। एल्ब्यूगो द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पेनिसिलियम को पृथक किया गया। पेनिसिलियम को किसने पृथक किया गया? लीवन हुक द्वारा, वैक्समैन द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा या रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो पेनिसिलिन का पृथक्करण सबसे पहले किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। यह जीनस से संबंधित है। रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग करता है। यह निम्न जीनस से संबंधित है। कौन से जीनस संबंधित है? तो ये आपका है संबंधित है क्लेडोनिया। जी हाँ, क्लेडोनिया से संबंधित है रेंडियर मॉस और ये जो मनुष्य के खाने प्रयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान क्या होता है? तो ये होता है मीसोसोम होता है। जीवाणु श्वसन क्रिया का स्थान मीसोसोम होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ये रहेगा ये प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। 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 प्रतिजैविक रोगों को ठीक करती हैं। प्रतिजैविक रोगों को ठीक करती हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि प्रतियोगिता निरोध द्वारा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु लड़ाई द्वारा, रोग जनक को शरीर से बाहर निकाल कर या दर्द को समाप्त करके। तो ये करती हैं रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई के द्वारा। ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई करते हैं, उन्हें नष्ट करने की प्रयास करते हैं। इस प्रकार से प्रतिजैविक क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्पाइरुलिना में। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा बैट्रिकोस्पर्मम। यह क्या है? बैट्रिकोस्पर्मम है एक नील हरे शैवाल बोलते हैं। बैट्रिकोस्पर्म को नहीं सॉरी, बैट्रिकोस्पर्म आपका रहेगा अलवणजलीय लाल शैवाल। अलवणजलीय लाल शैवाल, इसको रेड एल्गी बोलते हैं। रेड एल्गी और फ्रेश वाटर, मतलब जो अच्छे मीठे जल में पाया जाने वाला लाल शैवाल, बैट्रिकोस्पर्मम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगजनक के संक्रमण के कारण पौधे उसके किसी भाग या ऊतक का सामान्य विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, रोगजनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे या उसके किसी भाग अथवा ऊतक का सामान्य विकास कहलाता है रुध वृद्धि। इसको बोलते हैं रुध वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो खाने के लिए उपयुक्त कवक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मोरकेला एस्कुलेंटा। मोरकेला एस्कुलेंटा, जी हाँ, इसका हो जाएगा मोरकेला एस्कुलेंटा। मोरकेला एस्कुलेंटा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में अंतराकोशिक श्लेष्मकीय गुहिकाओं में नील हरे शैवाल पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय श्लेष्म गुहिकाओं में नील हरे शैवाल पाए जाती हैं। वो आएगा एंथोसिरोस। जी हाँ, एंथोसिरोस में। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा किसके बीजाणुविद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमी, दंत और बलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण हैं? तो ये सब पाए जाते हैं किसमें? ये पाए जाते हैं आपके फ्यूनेरिया में। जी हाँ, फ्यूनेरिया में बीजाणुविद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमी, दंत और बलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स किसे कहते हैं? 19 क्वेश्चन है, वेस्कुलर क्रिप्टो गेम किसे कहते हैं? तो वेस्कुलर क्रिप्टो गेम जिसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, क्रिप्टो गेम्स भी है, तो वो रहेगा टेरिडोफाइटा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंतापादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद हैं? अंतापादपीय कवक मूल, अंतापादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद हैं? तो ये हैं लाइकोपोडियम के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिलेजिलिना किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? सिलेजिलिना में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? सिलेजिलिना पाए जाने वाले लक्षण हैं विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लीगियोल उत्पत्तियां, ट्रेबिकुली अंतस्त्वचा, ट्रेबिकुली अंतस्त्वचा, ये सब सिलेजिलिना में पाए जाने वाले लक्षणों का समूह है। आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नाल पाया जाता है। जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नाल पाया जाता है। राइजोम में उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नाल पाया जाता है। उभयत फ्लोएमी नाल पाया जाता है मार्सिलिया में। जी हाँ, किसमें पाया जाता है? उभयत फ्लोएमी नाल पाया जाता है मार्सिलिया में। उभयत फ्लोएमी नाल किसमें पाया जाता है? मार्सिलिया में पाया जाता है उभयत फ्लोएमी नाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्सिलिया हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव किसमें पाया जाता है? कंदिल मूल में, प्रवालाभ मूल में, और नॉर्मल रूट में, सामान्य जड़ में, उपरोक्त में से किसी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवालाभ जड़ में पाया जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रभाव। प्रवालाभ जड़ में पाया जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रभाव। किसमें यूस्पोरेंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व पक्ष युक्त परागकण पाए जाते हैं? तो यूस्पोरेंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व पक्ष युक्त परागकण पाए जाते हैं पाइनस में। पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण क्या है? विदलन बहुभ्रूणता। पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण विदलन बहुभ्रूणता। इसके बाद नेक्स्ट है, राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की? राइनिया के जीवाश्म की खोज की थी बीरबल साइन, नहीं सॉरी, राइनिया के जीवाश्म की खोज की थी किंगस्टन एवं लैग ने। इसके बाद है, किसमें लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं? लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं। किसमें? स्पोरोकार्प में। जी हाँ, स्पोरोकार्प में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया ठीक करने वाली दवा किससे प्राप्त होती है? मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। जी हाँ, हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है एडोक्सा में पाया जाता है हेलोबियल भ्रूणपोष, एडोक्सा। इस तरीके से जो टीजीटी 1999 में पेपर हुआ था उसके 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके की और भी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, द ब्रेन अकेडमी। जी हाँ, हमारे न्यूज़ चैनल का जो नाम है द ब्रेन अकेडमी। इस पर इसी तरीके की आपको टीजीटी प्रीवियस ईयर और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व मिल जाएंगे। द ब्रेन अकेडमी आज ही डाउनलोड करें, आज ही सब्सक्राइब कर लें द ब्रेन अकेडमी। थैंक यू, धन्यवाद।